मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे, बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श पाठक है। आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 44 in the UPSC CAPF Assistant Commandant examination in the reserve list, and I am here to share my strategy regarding the book list and what all you should do to prepare yourself for the upcoming examination. So let's start with the book list and what I preferred in the examination. So सबसे पहला जो पोर्शन है, बुक लिस्ट जाने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या है। एक बार इस पेपर में 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है। पेपर 1 इज मोर और लेस ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट का सेक्शन भी रहेगा थोड़ा बहुत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पेपर 2 में आपका एस्से राइटिंग और थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस टाइप का, तो उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1 एंड आई विल फर्स्ट शेयर माय बुक लिस्ट विद यू गाइस। सो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट और मिडेवल के लिए मैंने एक ही बुक रेफर की, दैट इज आपका पूनम दलाल दहिया की मैम की एक बुक है, उनकी एंशिएंट और मिडेवल की एक ही किताब है, तो सबसे पहले मैंने वो प्रेफर की। उसके अलावा मैंने ये भी देखा था कि पेपर के ट्रेंड में उपिंदर सिंह से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। उपिंदर सिंह में खासकर जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक ऑल्सो। उसके अलावा मैंने क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो मैंने तीनों रेफर की थी। ये मेरा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ने से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको सबसे पहले उस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जब तक आपने एमसीक्यू नहीं लगाए, दैट मीन्स कि तब तक वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। सो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को कीजिए, साथ में उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाइए, वरना उसके बिना वो पेपर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ थी, बट स्पेक्ट्रम समझने के लिए भी मैंने एक काम किया कि एक यूट्यूब पर बुक चैनल है बुक्सवा, मैंने उसको रेफर किया। बहुत ही एनिमेशन में बहुत अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं उस पर। प्लस अगेन टेस्ट सीरीज, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज प्रेफर कर सकते हैं, मैंने विजन आईएएस से किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। लेटर ऑन आपका ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस विजन आईएएस के नोट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैम अगेन एमसीक्यूज लगाए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज के, और भी बहुत सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाए थे, बट विजन आईएएस आई प्रेफर्ड द बेस्ट। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, आप लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड कई बार तो स्टेटमेंट ही उठा के उसमें रख दी जाती है, तो आप मोर और लेस आप ये कीजिए। बट मैंने साथ के साथ बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा एनवायरमेंट के सेक्शन के लिए शंकर आईएएस एकेडमी की एक बुक है, आप उसको रेफर कीजिए। एनवायरमेंट के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मीनामाटा कन्वेंशंस और बाकी वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और एनवायरमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़रूरी है पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा अभी जो बचा इंडियन इकोनॉमी के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल रेफर नहीं किया, मैंने सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह वो पढ़ी थी। प्लस क्योंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने साथ में विवेक सिंह सर की भी बुक रेफर कर ली थी। बट आप इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानी आप रेफर कर लो, मोर देन इनफ है। साथ में आप एक यूट्यूब पे चैनल है, दैट इज होप तुशांत यादव, तो होप तुशांत यादव सर ने बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रीलिम्स पार्ट। सो और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी किसी भी कोचिंग की मैगजीन प्लस आप हिंदू पढ़ते रहिए समय से। जैसे कि अगस्त के महीने में एग्जाम होता है, तो आप अगस्त के महीने का एक महीना छोड़कर उससे पहले का जो मटेरियल है, दैट इज आपका अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने की आप मैगजीन अगर पढ़ के जाएंगे तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे।
अब ये हो गया आपका सिर्फ इतना पार्ट कि आपने ये सिलेबस कंप्लीट किया। नाउ रिकॉग्नाइज द पैटर्न, व्हाट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले आप पेपर 1 को देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, पर इसके अलावा जो आप मैंने पेपर एनालाइज किया, सारे पीवाईक्यूज एनालाइज किए, पर सिर्फ इतना काफी नहीं था। मैंने अपने टाइम पर बहुत सारे एग्जाम्स दिए, सीडीएस दिया, सीएपीएफ दिया, एफकेट दिया, एंड इसके अलावा मैंने एसएससी की जो सीजीएल का एग्जाम होता है मैंने वो भी दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका सीजीएल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आपका डायरेक्टली एग्जाम में आ गया, तो बहुत चांसेस है कि इस तरीके से एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आ सकता है। तो इस चीज में मत हिचकिचाइए कि आपका पेपर कोई लोअर लेवल का पेपर है या छोटे एग्जाम, नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी जॉब इज डिफिकल्ट, एंड प्लीज हर पेपर को रेफर कीजिए, अलग अलग एग्जाम से, चाहे पीसीएस का हो आप पीसीएस का भी रेफर कीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये पता लगेगा कि आपके पूरे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। अभी इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैंने चाहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दैट इज आपने सारा कुछ मटेरियल पढ़ लिया, आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी रखिए, ताकि आपके साथ आपको ये जानने में मिले कि भाई अगर आपसे कुछ कमियां हो रही हैं, अगर आपकी कोई भी कमियां हैं, लाइक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड रैंक 7, तो उनके साथ मेरी अच्छी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे को काफी चीजें हेल्प की कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप ये चीजें पढ़ो। दैट इज ऑल द थिंग वी ऑल डू। सो नेक्स्ट चीज आती है पेपर 2। पेपर 2 में मैंने ज्यादा कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया नहीं, मैंने सिर्फ देखा कि पीवाईक्यूज में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि मैं सीडीएस देता था तो उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो सीडीएस देते देते मुझे कभी प्रॉब्लम आई नहीं इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने में। सो आई परफेक्टली वो आराम से हो गया उसमें। बट मैं फिर भी बता देता हूँ, आप पीवाईक्यूज देखिए, आप उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है और अनसीन पैसेज या प्रिसाइज राइटिंग, ये सारा आपको वहां से आप प्रैक्टिस करते रहो। आप सीडीएस के एग्जाम दो, आप इंग्लिश के एग्जाम, एफकेट के एग्जाम में अपेयर करो। दैट इज ऑल वी कैन डू एट द सेम टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो करना चाहिए, दैट इज एसे राइटिंग। एसे राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वहां पे 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, और उसके अलावा जो आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स का और 2 रिपोर्ट राइटिंग है। ये मदद होगी, आप एसे या आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपका जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा होगा। तो सबसे बेसिक जरूरी चीज है कि आप डायरेक्टली पेपर 2 पे जंप मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले जीएस का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पेपर 2 पे आइए, बिकॉज कोई फायदा नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई आपको नंबर नहीं मिलने वाले एग्जाम में। सेकंड, मैंने कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, बट मैंने क्या किया था कि मैंने सिर्फ अपने जीएस के सिलेबस को स्ट्रॉन्ग किया, प्लस अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया। दैट ऑल विच इज गोइंग टू हेल्प फॉर मी, एंड ऑब्वियसली आपको भी ये चीज हेल्प करेगी। इसके अलावा आप ये काम कीजिए, आप फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग की एक किताब है बाय अनुदीप दुरीशेट्टी सर, रैंक 1 2017, तो उनकी बुक रेफर कीजिए। आपको पता लगेगा कि एक्चुअली एसे में डिमांड क्या है, एक अच्छा एसे किस तरीके से लिखा जाता है आपको पता लगेगा। दैट्स ऑल यू कैन डू इज। और इसके अलावा आप ये सारा जब कर लेंगे, एंड आप रिपोर्ट राइटिंग, आप पैटर्न देखिए कि अच्छा रिपोर्ट राइटिंग का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, आपका पूरा पेपर आराम से अच्छा चला जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ये मोर देन इनफ है। ज्यादा अपने मटेरियल को एक्सपैंड मत कीजिए, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को रेफर कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। प्लस जो मैंने बताया एमसीक्यू, जब तक आपने उस चीज के ऊपर एमसीक्यू नहीं लगाए, ये मत मान के चलिए कि आपकी तैयारी पूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी चीज को आपने पढ़ा, दैट डजंट मीन कि आपका कंप्लीट हो गया है, आपको पीवाईक्यू करने ही होंगे। तो ये मेरा एक पेपर से रिगार्डिंग बात था। तो इसके अलावा आप जो भी मतलब आपको जो अलग से मटेरियल पढ़ना है, आप कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, लगातार कनेक्ट कीजिए सारी चीज़ों को। मुझे लगता है आपका मोर और लेस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेटर ऑन विच कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका इंटरव्यू। पर इसके पहले आपका एक फिजिकल होगा, दैट इज आपको सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर आपका एक मेडिकल होगा। फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आई थिंक कि फिजिकल में देखो 100 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर रेस होगी। बल्कि वहाँ पे ये भी है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था रेस के लिए, तो आई कंप्लीटेड इन अ वेरी लेस टाइम। रेस मैंने सबसे पहले खत्म की थी 800 मीटर्स की। और जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो मेन चीज़ है आपका, दैट इज लॉन्ग जंप, क्योंकि लॉन्ग जंप में बहुत लोग बाहर हुए थे।
तो आई थिंक ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं है। 11.5 फुट कूदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कूद जाओगे अगर आप बेसिक फिटनेस आपकी। इसके अलावा व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप थोड़ा-सा शॉट पुट का भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत लोग शॉट पुट में भी बाहर हो रहे थे। बट अगेन वो सब डूएबल है अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। मेडिकल्स के लिए मैं पहले से कहूँगा आप थोड़ा वहाँ पे काम रहिए, अपना थोड़ा कुछ टेस्ट आप पहले करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आई वाज़ फिज़िकली फिट बिकॉज़ मैं पहले भी एक बार एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हो चुका था। तो इसलिए आई वाज़ फिज़िकली फिट देयर एंड आई वाज़ डिक्लेयर्ड फिट बाय एयरफोर्स। सो अगेन यहाँ पे भी फिज़िकली फिट या मेडिकली फिट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ इंटरव्यू, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू होगा आपका यहाँ पे। यूपीएससी ढोलपुर हाउस में आपका इंटरव्यू होगा एंड उससे पहले आपको डैफ भरना होगा, क्योंकि डैफ एक तरीके का आपका ही पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी है एक। तो दैट इज़ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके बारे में सब कुछ। तो जो भी पैनलिस्ट होगा, पैनल के मेंबर होंगे, वो आपके बारे में एक बेसिक आइडिया लगाएँगे कि कैंडिडेट किस तरीके का है, क्योंकि आपके डैफ में सब कुछ मेंशन होगा। डैफ दैट इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डैफ में आपका सब कुछ मेंशन होगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका रोल नंबर, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और व्हाट यू ऑल हैव डन इन योर ग्रेजुएशन, योर क्लास 10th या क्लास 12th, व्हाटएवर इट इज़। प्लस आपका करंट अफेयर्स, आप मैगज़ीन पढ़ते रहिए या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए ताकि आपको करंट हैपनिंग्स के बारे में पता हो। जैसे मेरे से पूछा गया था कि व्हाई ईरान इज़ इन न्यूज़ नाउअडेज़, तो क्योंकि उस समय ईरान का जो चाबहार पोर्ट था वो 10 साल के लिए एग्रीमेंट पे दिया गया था इंडिया को, तो इस वजह से वो न्यूज़ में था, तो आप उसके बारे में पढ़िए। प्लस जैसे इज़राइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी उस समय उन्होंने मेरे से पूछा था, दैट आई आंसर्ड वेरी परफेक्टली। सो आई थिंक कि आपका ये इतना काफ़ी होगा एंड इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, आप थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दे दीजिए। मैंने कुछ जगह पे जाके मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए थे। प्लस इसके अलावा जो मैंने काम किया, हमने कुछ दोस्तों ने आपस में ग्रुप बना रखा है, तो उन ग्रुप के लोगों के साथ हमने आपस में इंटरव्यू कंडक्ट कराया, व्हिच बेसिकली बूस्टेड आवर मोटिवेशन ओनली। एंड ये ऐसा तो कुछ बीच में डिस्कस किया हुआ आया तो नहीं, लेकिन ये चीज़ था कि हमने जो डिस्कस किया वो थोड़ा बहुत आपको पता लगता है किस तरीके से बोलना है, कैसे बातचीत करनी है। क्योंकि अगेन मेरे लिए चीज़ें थोड़ी अलग रही हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से आर्म फोर्सेस के इंटरव्यू देते आया हूँ एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर एसएसबी 10 टाइम्स। इसके अलावा 10 बार एसएसबी, फिर उसके बाद एक सीएपीएफ का इंटरव्यू। तो इतना ज़्यादा मुझे कोई इंटरव्यू के लिए डर लगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने 12th के टाइम से मैं इंटरव्यू देता आ रहा हूँ। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी। बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए, आप अपना वोकल स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए, आप अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाइए, दैट ऑल वी कैन डू इज़। सो ये मेरा इंटरव्यू का पार्ट था। आप बट अपने आप को फिर भी आप असेस कीजिए कि आपका पैरामीटर्स क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में अब रिजल्ट नहीं है। आप व्हाटएवर यू कैन डू आपने कर दिया है इंटरव्यू तक, एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने रिजल्ट का वेट कीजिए एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू मेक इन द लिस्ट। सो फर्स्ट रिटन अच्छा कीजिए, फिजिकल मेडिकल में अच्छा परफॉर्म कीजिए, उसके अलावा आप इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, उसके बाद जस्ट रेस्ट ऑन द गॉड, आप भगवान देख लेंगे आपका सब कुछ, जो भी आपकी मेहनत है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। So that's all what I can share with you guys. And at the end, I would like to thanks to the Delhi Knowledge Track for this giving me opportunity to share my strategy with you guys. So thank you so much.